सब वो वेरी करता है। फॉर एग्जांपल मेरी जो एक्यूरेसी है वो इतनी अच्छी नहीं रहती थी, इसीलिए मुझे लगता था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने पड़ेंगे एग्ज़ाम में। सी सैट के लिए मैंने अलग से प्रिपरेशन कभी नहीं करी है, लेकिन हाँ, मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके ये ज़रूर देख लिया था कि मेरा स्ट्रेंथ एरियाज़ ऑफ स्ट्रेंथ कौन कौन से। मार्क्स ठीक ठाक ही थे, लेकिन लास्ट ईयर मेरे ऑप्शनल में कम मार्क्स थे, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में। तो इस साल मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा फोकस डाला। बस डेफिनेशन होनी चाहिए, डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल होना चाहिए। कोई प्रीवियस ब्यूरोक्रेट हो सकता है जिसने बहुत अच्छा काम किया है, तो नोट्स हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करती थी, उन्हीं को बार बार याद करती थी। एटलीस्ट आपके नोट्स की 4-5 सीरियस रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप उनको रिप्रोड्यूस कर सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सभी हमारे साथ है इशिता राठी मैम, जिनका यूपीएससी में 8 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम मैम की बुक लिस्ट, स्ट्रैटेजी एंड जर्नी जानते हैं। ये मैम का 3rd अटैम्प्ट था और जो मैम का ऑप्शनल है वो इकोनॉमिक्स है। तो जो भी बातें हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैम सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम इशिता राठी है। मैंने ग्रेजुएशन करी थी इकोनॉमिक्स में लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स में ही करी थी मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और मेरा ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स ही था। ओके, सो मैम यूपीएससी की बात की जाए तो मैम आपने कब से सोचा था कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है या फिर यूपीएससी की जर्नी में जाना है? सर बचपन से ही मेरे पेरेंट्स मेरे को मोटिवेट करते थे। ये उनका ड्रीम था कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं, लेकिन जब कॉलेज में आई और करियर पाथ डिसाइड करना था तो अपने पेरेंट्स से इंस्पायर होके मैंने डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी की परीक्षा दूंगी। ओके, सो मैम जब आपने अभी इस बार रिजल्ट देगा, आपका 8 रैंक आया, फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो मैम आपका क्या रिएक्शन था और आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि मैम लास्ट टाइम जब आपने इंटरव्यू दिया था तो मैम सभी लोग ये विश कर रहे थे कि आप फाइनल लिस्ट में आए टॉप रैंक के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ था। तो मैम इसे सर एक्चुअली ये एग्ज़ाम बहुत रैंडम है, थोड़ा अनसर्टेन भी है, तो आप कॉन्फिडेंट तो नहीं रह सकते। एटलीस्ट मैं तो नहीं थी कि मेरा लिस्ट में भी नाम होगा। 8 रैंक आना तो मेरे लिए एक ड्रीम जैसा ही है। एक सरप्राइज़ ही मिला था मेरे को, बहुत प्लेजेंट सरप्राइज़। लेकिन मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स को मेरे पे पूरा भरोसा था। उनको लगता था, वो मुझे कहते थे कि लिस्ट में इस बार ज़रूर नाम आएगा। आई थिंक उन्हीं के लव और ब्लेसिंग्स थे जिसकी वजह से मुझे ये रैंक हासिल हुई है इस बार। ओके, सो जैसा कि मैम आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड था, फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आए, तो मैम कैसे प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, फिर रिसोर्सेज को कैसे कलेक्ट करना स्टार्ट किया, फिर गाइडेंस लें? सर मैंने स्ट्रैटेजीज़ देखी थी प्रीवियस टॉपर्स की, उनके ब्लॉग्स में ज़रूर पढ़ती थी। उन्होंने जो बुक लिस्ट जो सजेस्ट करी थी वही बुक लिस्ट मैंने भी अडॉप्ट करी थी, जो मुझे ठीक लगा। बाकी मैंने इकोनॉमिक्स के लिए विभास सर का क्वेश्चन एंड आंसर्स PYQ एनालिसिस वाला जो कोर्स है वो भी ज्वाइन किया था, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। ऐसे मैंने इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करी। ओके, सो मैम प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बताइए कि आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या रहती है? सो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है करंट। स्टैटिक के लिए मैंने भी वही बेसिक बुक्स रेफ़र करी थी, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम एक्सेट्रा, जो बाकी सब करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था। बाकी जो करंट होता था उसके लिए मैंने सिर्फ एक मैगज़ीन रेफ़र करी थी। मैंने विजन की PT 365 रेफ़र करी थी। इसके अलावा मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट देती थी, और पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी जो एक होती है, हर एक इंसान की यूनिक स्ट्रैटेजी होती है। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी और उसी को लेकर मैं एग्ज़ाम में जाती थी, और वैसे ही मैंने अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम किया था। ओके, सो मैम जब प्रीलिम्स आप देते हैं तो कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो मैम आप? सर वो वेरी करता है। फॉर एग्जांपल मेरी जो एक्यूरेसी है वो इतनी अच्छी नहीं रहती थी, इसीलिए मुझे लगता था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने पड़ेंगे एग्ज़ाम में ताकि मेरे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। तो मैं अराउंड 85 to 95 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करती थी। ओके, सो मैम जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं प्रीलिम्स में, तो उनको कैसे आप सॉल्व करते थे? सर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थोड़ा लॉजिक लगता है। ज़रूरी नहीं है आपने 1-1.5 साल में जो पढ़ा हो सिर्फ वही नॉलेज आपके काम आए। बचपन से जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं वो भी आपके काम आ सकती है। तो इसीलिए एग्ज़ाम में काम रहना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आप खुलकर सोच सकें, आप एक ब्रॉड थिंकिंग रख सकें, अपना लॉजिक अप्लाई कर सकें। इसके लिए अगर स्ट्रैटेजी रहेगी और आप काम रहेंगे तो दिमाग भी ज़्यादा काम करता है। तो जो लॉजिक वाले क्वेश्चन होते थे, जिन्हें लगता था, इंस्टिंक्ट कहता था कि हाँ शायद ये हो सकता है, तो मैं वो करती थी। लेकिन जो कुछ एंशिएंट मिडीवल या फैक्चुअल क्वेश्चंस होते थे, जिनकी कहते हवा भी नहीं होती थी, उनको मैं बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करती थी। ओके मैम, जो CSAT है तो मैम CSAT के लिए आप क्या करते हैं?
सी सैट के लिए मैंने अलग से प्रिपरेशन कभी नहीं करी है, लेकिन हाँ मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके ये ज़रूर देख लिया था कि मेरा स्ट्रेंथ एरियाज़ ऑफ स्ट्रेंथ कौन कौन से हैं। जैसे कि मेरा एरिया ऑफ स्ट्रेंथ रहता था इंग्लिश, जो पैसेजेस आते हैं तो मैं सबसे पहले वो अटेम्प्ट करती थी, उसके बाद जो लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं मैं वो करती थी। और क्योंकि मैंने कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं करी थी तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ा एंड में ही रखती थी कि अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मैं तभी अटेम्प्ट करती थी। बट ये स्ट्रेंथ ऑफ एरिया सबके लिए अलग अलग डिफरेंट हो सकते हैं, तो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी चाहिए इसमें। राइट मैम, जो मैम आपका प्रीवियस ईयर जब नहीं हुआ था फाइनल लिस्ट में इंटरव्यू, फिर कुछ दिन बाद प्रीलिम्स था, तो मैम अपने आप को कैसे रिकवर किया, क्योंकि फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता तो अब इस बार डिमोटिवेशन सा होता है, तो मैम कैसे किया, देन एग्ज़ाम आप कैसे प्रिपेयर कर पाए उस टाइम में? मुश्किल तो बहुत था अपने आप को संभालना, क्योंकि इतना दूर तक आकर अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होती है। लेकिन उस टाइम पे हार्डली 1 या 2 हफ्ते बचे हुए थे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, तो मैंने सोचा कि दुख है पर वो बाद में मना लेंगे, कुछ नहीं होता, दुख को डिले करते हैं, अभी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करते हैं। तो मैंने अपना पूरा फोकस नेक्स्ट प्रीलिम्स पे रखा था। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया था, मेरे को मोटिवेशन प्रोवाइड करी थी और उन्हीं के हेल्प के थ्रू मैं ये क्रैक कर पाई। राइट मैम, सो मेंस की स्ट्रैटेजी बताइए मैम, क्योंकि मेंस कहीं ना कहीं फाइनेंस सिलेक्शन दिलाता है और अच्छे मार्क्स के साथ, तो मैम लास्ट ईयर मार्क्स क्या रहे और इस बार क्या रहे इसके साथ? सर मेंस में मेरे जीएस में तो मार्क्स ठीक ठाक ही थे, लेकिन लास्ट ईयर मेरे ऑप्शनल में कम मार्क्स थे, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में। तो इस साल मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा फोकस डाला, जो विच बेयर फ्रूट्स ऑल्सो। इस साल मेरी मार्कशीट देखेंगे आप तो मेरे इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आई थिंक ऑप्शनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ऐसे हो गया, GS4 हो गया, तो इसमें इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा रहता है। आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो फिर रिजल्ट्स आपके काफ़ी अच्छे आते हैं। तो मैंने इन पे ज़्यादा फोकस किया था। और स्ट्रैटेजी के लिए मैंने अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करे थे। मैं बेसिक बुक्स को और न्यूज़पेपर और करंट अफेयर मैगजीन्स को कंबाइन करके A4 साइज शीट पे अपने नोट्स बनाती थी। अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आती थी तो मैं उसी में अपडेट कर लेती थी। और मेरा आइडिया था कि प्रीलिम से पहले ही मेरे नोट्स तैयार हो जाने चाहिए, जो कि मैंने किया भी। और मेंस के टाइम पे जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का समय होता है, मैंने अपने ही नोट्स मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किए थे, बहुत सारे टेस्ट लिखे थे और इस तरीके से मैंने मेंस की प्रिपरेशन। ओके, सो मैम आंसर राइटिंग कैसे करते थे आप? सर प्रिपरेशन के टाइम पे मैं डेली आंसर राइटिंग करती थी। इनसाइट्स ऑन इंडिया पे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं मैं वो लिखती थी। इसी के साथ साथ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ज़रूर लेके साथ में बैठती थी, प्रिपेयर करते हुए उनको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी। और जब मेरा सिलेबस एक बार कवर हो गया था तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी। टेस्ट सीरीज़ में मैं आंसर लिख के आती थी। और इसी के साथ साथ कन्वर्ट IAS एक प्लेटफॉर्म है, उस पर मैं डेली क्वेश्चंस लिख के भेजती थी और वहाँ से वो चेक होके आते थे। फीडबैक के बेसिस पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी फिर रिफाइन करती थी। राइट मैम, एथिक्स और ऐसे में नॉर्मली स्टूडेंट्स के कम मार्क्स रहते हैं, तो मैम इसके लिए आप क्या करते थे? सर एथिक्स के लिए मैंने ये किया था कि जो सिलेबस में हर एक वर्ड मेंशन है उसका मेरे पास डेफिनेशन होनी चाहिए। डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल होना चाहिए। कोई प्रीवियस ब्यूरोक्रेट हो सकता है जिसने बहुत अच्छा काम किया है, या कोई और आपको इंस्पायरिंग पर्सनालिटी लगता है, आप एक ऐसा एग्जाम्पल लिखिए जो वो पर्टिकुलर वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता हो। इसी के साथ साथ मतलब हर एक जो टर्म होता था उस पर आधे पेज का राइटअप तो मेरे पास रेडी होता था, ताकि उससे क्वेश्चन आए तो मैं उसी को रेप्लिकेट कर सकूँ। और ऐसे में ऐसे रहता था कि ऐसे में कोट्स जो होते हैं और जो पॉपुलर टॉपिक्स होते हैं उस पर मैं ऐसे लिख कर देखती थी। ऐसे लिखने का भी अपना एक तरीका होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। मैंने भी प्रीवियस ईयर स्ट्रैटेजी जो टॉपर्स ने शेयर करी है उनको देखकर अपना खुद का तरीका जो है वो अपनाया था। तो इस तरीके से मैंने। राइट मैम, सो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया क्या रहे मैम प्रिपरेशन में? सर मेरे को लगता है मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज़ थे, एक तो आंसर राइटिंग जो होता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जितना इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम को ख़त्म करना होता है। 20 क्वेश्चंस 3 घंटे में लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट, जो डिसिप्लिन्ड अप्रोच होती है, अपनी स्ट्रैटेजी जो आपने फॉर्मुलेट करी है उसको रिफ़ाइन करना और उसको अप्लाई करना, इस तरीके से जो थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ होती हैं अपने कैरेक्टर में इम्बाइब करके, तो फिर ये किया जा सकता है। ओके, सो मैम अराउंड कितने घंटे आप डेली पढ़ते थे या फिर क्या टाइम स्लॉट बनाकर स्टडी करते थे?
मैं कभी घंटों के हिसाब से तो पढ़ाई नहीं करती थी, लेकिन हाँ, मैं रोज़ एक अपना टाइम टेबल ज़रूर बना लेती थी कि आज मुझे क्या क्या कवर करना है। अगर वो जल्दी ख़त्म हो जाता था तो फिर मैं बाकी का दिन ऑफ ले लेती थी, और अगर लेट चलता था तो 12 घंटे भी कभी कभी हो जाता था। वो डिपेंड करता है कि आज के टारगेट्स क्या हैं। राइट मैम, सो आपके इंटरव्यू में लास्ट ईयर और इस ईयर कितने मार्क्स मिले मैम? सर लास्ट ईयर मेरे को 160 मिले थे और इस साल मुझे 168 मिले हैं। ओके, सो मैम जैसे कि स्टूडेंट्स नॉर्मली प्रिपरेशन करते हैं तो कहते हैं कि यूपीएससी में बाकी सब दुनियादारी से अलग हो जाना होता है, सोशल मीडिया या फिर और भी सारी चीज़ें, तो ये जैसे हॉबीज़ को भी टाइम नहीं देते नॉर्मली लोग, तो मैम क्या आप अपनी हॉबीज़ को टाइम दे पाते थे? सर हाँ, थोड़ा सा कट ऑफ तो करना पड़ता है सोशल मीडिया, सोशल गैदरिंग से, क्योंकि ये एग्ज़ाम है ही ऐसा कि आपको बहुत ही फोकस और डिसिप्लिन रह के पढ़ना पड़ता है। तो मैंने भी ये किया था, लेकिन अपनी इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ को बिल्कुल जो है इग्नोर मत कीजिएगा। मैंने भी अपनी हॉबीज़ जो होती हैं वो कंटिन्यू रखी थी। मैं अपने फ्रेंड्स, जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मिलती थी, उनसे बात भी करती थी, उनके साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करती थी। इसकी वजह से क्या होता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम रहता है। तो ऐसा नहीं करना है कि एकदम कमरे में बैठ के जो है पढ़ रहे हैं, सब कुछ, किसी से बात नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करना है। एक बैलेंस बनाकर चलना है। ओके, सो जो मैम टेस्ट सीरीज़ है, तो टेस्ट सीरीज़ का कितना इंपॉर्टेंट रोल लगता है आपको प्रिपरेशन में? सर टेस्ट सीरीज़ का मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। प्रीलिम्स में जो आप अपनी स्ट्रैटेजी, सॉल्विंग पेपर स्ट्रैटेजी जो डेवलप करते हैं और जो लॉजिक जो है वो और रिफाइन करते हैं, वो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू होता है। और मेंस में टाइम मैनेजमेंट, आंसर्स लिखना, उनको प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो मैम जो मैक्सिमम टॉपर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मिनिमम रिसोर्सेज या मिनिमम बुक लिस्ट की बात करते हैं, तो मैम अगर आप शेयर करना चाहें मिनिमम बुक लिस्ट या रिसोर्सेज तो? सर मैं जो अपनी डिटेल बुक लिस्ट और रिसोर्सेज हैं, जो मेरे नोट्स हैं, जो मुझे लगता है कि क्वालिटी नोट्स हैं, वो ज़रूर मैं अपलोड करूँगी मैं अपने ब्लॉग पर, और जब वो ब्लॉग का लिंक आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जी मैम। ओके, सो मैम आपका जो ऑप्शनल है मैम, तो वो कितना हेल्पफुल रहा आपको फाइनल लिस्ट में पहुँचाने में, या फिर ऑप्शनल को लेकर आपने कैसे तैयारी की? सर ऑप्शनल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जीएस में ऑलमोस्ट सबके सिमिलर मार्क्स ही आते हैं। जो डिफरेंस क्रिएट करता है मेंस के अंदर, वो ऑप्शनल ही क्रिएट करता है। और मेरे लिए इस बार ऑप्शनल काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुआ। जो मेरी रैंक आई है, मैं तो अपने ऑप्शनल को ही इसका क्रेडिट देना चाहूँगी। ओके, सो मैम ऑप्शनल में कितने मार्क्स बताए थे आपने? सर मेरे इन टोटल 293 मार्क्स थे। ओके, सो मैम अगर बात की जाए जो प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ होंगे या फिर हमारे कुछ महान जो नेता लोग होते हैं, सॉरी जो फॉर फ्रीडम फाइटर लोग होते हैं, या फिर कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होते हैं जिनसे हम सीखते हैं, एग्जाम्पल कोट करते हैं अपने आंसर राइटिंग में, तो मैम ऐसे कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम बताएं। सर बिल्कुल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी तो हैं ही हमारे महात्मा गांधी, जिनको सभी रिस्पेक्ट करते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा अपने सारे फ्रीडम फाइटर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सभी काफ़ी इंस्पिरेशनल, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी रहते हैं आपकी लाइफ के अंदर भी, और एग्ज़ाम में लिखने में तो काम आते हैं। ओके, सो मैम स्टूडेंट सेल्फ स्टडी और कोचिंग को लेकर डाउट में रहते हैं, तो क्या इस प्रिपरेशन में कोचिंग लेना या सेल्फ स्टडी करना कैसे सही है? मैंने तो ज़्यादातर सेल्फ स्टडी ही करी थी, तो सेल्फ स्टडी के थ्रू भी एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है, बिकॉज आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल हैं टॉपर्स की। मैंने उनको यूटिलाइज़ करके ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, तो ये बिना कोचिंग के भी हो सकता है। ओके, सो जो ऑप्शनल लेते हैं मैम, तो ऑप्शनल क्या सोच के लेना चाहिए? सर ऑप्शनल अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, अपने पैशन के बेसिस पे चूज़ करना चाहिए, बिकॉज ऑप्शनल एक ऐसा एरिया है जिसके साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेंगे। 60-70% ऑफ द प्रिपरेशन गोज़ टू ऑप्शनल, तो ऑप्शनल अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर ही चूज़ कीजिए। ओके, सो मैम लास्ट में जो न्यू एस्पिरेंट हैं, फ्यूचर एस्पिरेंट, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? सर मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि दिस एग्ज़ाम इज़ लॉन्ग, दिस एग्ज़ाम इज़ डिफ़िकल्ट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, काफ़ी डिसिप्लिन की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजी बना के अगर आप ये इस एग्ज़ाम को देंगे और साथ में लाइफ में एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे, पढ़ाई के बीच में, जो है हॉबीज़ के बीच में, फ़न के बीच में, इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ के बीच में, तो फिर ये एग्ज़ाम क्रैक करना थोड़ा पॉसिबल हो जाता है। ओके मैम, लास्ट तो क्वेश्चन और मैम, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं तो वो कैसे बनाते थे मैम? सर मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिखती थी, जो बड़े बड़े वर्ड्स होते थे उनके मैं सिंबल्स बना लेती थी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सिंबल बना लिया या फिर विमेन एम्पावरमेंट का कोई सिंबल बना लिया। जो नोट्स मेरे हिसाब से ऐसे होने चाहिए जो आप ही समझ सकें, इतने क्रिस्प, इतने शॉर्ट होने चाहिए, तो उसके थ्रू रिवाइज करना भी आसान हो जाता है। ओके, और जो मैम रिवीजन है वो कैसे करते हैं?
जो नोट्स हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करती थी, उन्हीं को बार बार याद करती थी। एटलीस्ट आपके नोट्स की 4-5 सीरियस रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप उनको रिप्रोड्यूस कर सकें एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो गाइस, देखा आपने मैम ने अपनी जर्नी को और अपनी बुक लिस्ट डिटेल वगैरह जो भी स्ट्रेटजी है डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।